हेलो, नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है इस नए शो में जिसका नाम है सिटी सेंस। क्या है सिटी सेंस? ये हमारे शहरों के बारे में है। हमारे शहर क्या टिकाऊ हैं, क्या वो रहने लायक हैं? उसमें आज सब 20 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर दुनिया के हमारे देश के अंदर है। क्यों है ऐसा? हमारे जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों ऐसा नुकसान हो रहा है? क्या उसकी बनावट है? अमीर और गरीब में बहुत खाई बढ़ रही है। क्यों अमीर गरीब में इतना खाई बढ़ रही है? हालांकि आज़ादी के बाद अगर हम शहर चला रहे हैं, हमारी सरकारें शहर चला रही हैं, तो क्यों वो इस मुद्दे को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं? ये सब सवालों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। और ख़ासकर आज जो वेस्ट की दृष्टि से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कुतुब मीनार बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और नई मीनार बनाई है हमारे जो शहर की बनावट में। क्यों ऐसा हो रहा है? इन सब बातों को लेकर कि जहाँ पर वेस्ट, पोल्यूशन, पानी का में परिवर्तन होना, ये सब बातें, क्या हम बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है अपने शहरों को चलाने की? इन सब बातों को लेकर हम अपने विशेषज्ञों के साथ बार बार बात करेंगे। और इसी कड़ी में आज जो बात करने के लिए हम कुछ सवाल जो हिमालय के शहरों को लेकर बात करना चाहते हैं रमेश नेगी जी से, जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं अरुणाचल प्रदेश से, दिल्ली में बहुत सेवाएं दी हैं, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन रहे हैं। क्यों आज हम देखते हैं कि हिमालय आज क्रम्बल कर रहे हैं? शहर जो उसमें बनाए गए थे वो टिकाऊ नहीं है, टूट रहे हैं। जोशीमठ जैसा शहर गिर रहा है। हमारे जो नदियां हैं, जो नदियां हमारी सिविलाइजेशन की प्रतीक हैं, आज वो नदियां बाढ़ का रूप धारण कर रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? और जो हमारा विकास का रास्ता है, वो विकास का रास्ते पर ही सवालिया चिन्ह बन गए हैं। तो क्या ये विकास का रास्ता टिकाऊ बनेगा? क्या आज भी हम अपने हिमालय को सिर्फ जो ग्लोबल नॉर्थ है उसी दृष्टि से देखेंगे, या हम आम जन की दृष्टि से भी देख सकते हैं? क्या हम सिर्फ रिसोर्स के माध्यम से हिमालय को देखेंगे, या हम उसको एक सामंजस्य के रूप में भी देख सकते हैं? हिमालय और हिमालय का जीवन क्या साथ में मिलकर चल सकते हैं, या सिर्फ हिमालय हम उसके जो बिजली का उत्पादन है उसी की नज़र से उसको देखेंगे? ये सब सवालों को लेकर आज हम रमेश नेगी जी से बात करेंगे। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में रमेश नेगी जी हैं, जिन्होंने एक लंबा अरसा अपना सर्विस की है। सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं अरुणाचल प्रदेश से, हिमाचल के रहने वाले हैं। और हाल ही में अभी जो IMI है, इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव, उनके प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन के पदभार इनके पास मिला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये करीब 11 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी को लेकर है। तो आज आपका बहुत स्वागत है रमेश जी। और हम जो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो बेसिकली हाल ही के दिनों में हमने देखा कि हिमालय पे बहुत चर्चा हुई है, और हिमालय में किस तरह का निर्माण होना चाहिए, किस तरह से डेवलपमेंट का मॉडल होना चाहिए, इस पे बहुत विस्तार से हो रही है। खासकर जो डिज़ास्टर हुए हैं हिमाचल में ही एक आंकलन है कि 12,000 करोड़ के एसेट का नुकसान हुआ और 500 के आसपास जाने गई हैं। 2 मुख्य द्वार जो हिमाचल के हैं वो लगभग बंद हैं, कभी खुलते हैं कभी बंद हो जाते हैं। तो ये पूरा एक डेवलपमेंट के मॉडल पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इससे पहले कि मैं मौजूदा इसमें जाऊं, क्योंकि आपका बहुत अनुभव रहा है सर्विसेज में, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिमालय पर से, अगर आप भी पहाड़ से हैं, मैं भी पहाड़ से हूँ, और हिमालय पर डेवलपमेंट का जो हमारी नेटिव कम्युनिटीज़ थी उनका कभी इस तरह से हमने हिमालय को नहीं देखा है। तो ये जो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ की जो विज़न है, ख़ासकर यहाँ पर जब अंग्रेज़ आए और उन्होंने फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई, तो हिमालय को एक पूरा यूटिलिटेरियन के हिसाब से कि यूटिलिटी क्या है,
ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने हिमालय को देखा और इसीलिए फॉरेस्ट पॉलिसी आई है। मैं चाहूँगा इस पे आप थोड़ा बताएं ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये एकदम से परिवर्तन नहीं हुआ, और बहुत से लोगों को ये जो बहुत खुशफहमी या गलतफहमी है कि देखिए गोरे तो बहुत अच्छे बना कर गए थे शहर, हमने उसका सत्यानाश कर दिया, तो वो भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं, धन्यवाद। बहुत ही एक जो इशू आपने रेज़ किया है, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें कि जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उन्होंने पूरा जो हिमालय के जंगल थे, उन्होंने उसका एक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बेसिकली टी एंड टीक, इंग्लैंड हैड ए very big timber they wanted for ships. Let's understand that they had a very strong navy and they needed timber. So right from Assam to wherever they could get timber, they did that. Then they went for tea cultivation and they monopolized it. So the whole forest policy or the Himalayan policy, you can say, as far as the economic angle is there, was driven by these two. So and therefore they got all जी. exotic, some of them outside, varieties. Species, like you got species in Himachal or Uttarakhand or having pine, even in northeast. So that was very alien, and it is said that it will take almost 200 years to really acclimatize and get into. So that is one which we are suffering today. Forest fires are there in Uttarakhand and Himachal. So we have to see there. And second gap which I see, and then they had Forest Act, which was purely with that commercial mind, colonial mind, to protect the commercial interests. That is why you have so much of conflict with the communities. They wanted to protect their mining areas, they wanted to protect their business interests. So laws were made so strong, so difficult, that it is later on we have now the Tribal Rights Act, which really tries to correct it, but how? After how many years? Almost a century. And another thing which I find very rather surprising, I am a law student and I always refer everything to Constituent Assembly. So in Constituent Assembly there is only one line about forest. Before debate. The debate to the Constitution. Yeah, Constituent Assembly is a debate. Yeah, संविधान जो बनना था उसमें फॉरेस्ट के बारे में एक ही लाइन है कि फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, और हिमालय पे भी मतलब कुछ चर्चा, हिमालय पे कोई चर्चा नहीं है, वहाँ सिर्फ इतना है। तो उसके बाद आज़ादी के बाद भी अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर रहा, लेकिन कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं देखा। जो पूरे देश में सड़क बनाने की टेक्निक है वही हमने बनाई। बांध बने वो भी ठीक है, चाहिए थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बांध और पावर पे जो एक मैड रश रहा उसका हमने कभी समन्वय या बैलेंसिंग नहीं करी। तो वो एक चीज़ ऐसी है जिसका खामियाजा आज आम जनता झेल रही है और इतने लोगों की जानें गई और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ। सो दिस इज़ अगेन एक्चुअली दैट वी वर रादर फर्स्ट ब्रिटिशर्स ओन इंटरेस्ट, बट पोस्ट अभी हम यूटिलिटी के रूप से ही देख रहे हैं पूरे हिमालय को। आज भी वही, क्योंकि डेवलपमेंट मॉडल हमारा ग्रोथ पे रहा, सस्टेनेबिलिटी पे नहीं रहा। सो दैट इज़ एन इशू। इसमें हम देखते हैं रमेश जी के एक जो काफ़ी मतलब अगर हम कहें तो वो काफ़ी ऑथेंटिक भी है कि ठीक है, द डेविल ऑल्सो नीड्स टू बी गिवन द ड्यू। मतलब गोरों ने सिखाया शहर कैसे बनाने हैं पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ पे अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा आबादी के शहर नहीं है, लेकिन फिर भी बनाया उन्होंने, जैसे मसूरी बनाया, शिमला बनाया, डलहौजी बनाया, इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में जो उन्होंने शहर बनाए। तो ये तो सही है कि हमारे माउंटेन कम्युनिटीज़ शहर के पहाड़ के ऊपर नहीं रहते थे, वो माइग्रेट करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाए। तो उन्होंने बेसिकली ब्रिटिश मैनुअल तैयार किया सिविल इंजीनियरिंग का, कैसे नाले होने चाहिए, कैसे ड्रेन्स होनी चाहिए, कैसे रोड बनने चाहिए, ज़्यादातर पेडेस्ट्रियनाइज था। तो उसको कम्प्लीटली अब ऑल्टर कर दिया है, जैसे आप देखते हैं कि पूरा ड्रेन सिस्टम में। तो आपको क्या लगता है कि, और आप क्योंकि IMI से हमने देखा एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी जो IMI ने पिछले दिनों की, हालांकि वेस्ट पे हम बाद में आएंगे, जो वेस्ट ऑडिट किया है,
तो क्या लगता है आपको कि इसमें अगर आज हमें क्या दोबारा ब्रिटिश मैनुअल पे जाने की ज़रूरत है या इसको नया इवॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि शहर थोड़े टिकाऊ हों? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप डीसेटल कर दो, सेटलमेंट तो है वहाँ पर, तो कैसे आप उसको देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें जिम्मेवार रही। एक तो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आई कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो है विद हैवी मशीन्स, उसका हमें पहले तो आनंद आया कि यूज़ हैवी मशीन्स, लेकिन जो हाथ से आप पत्थर काटते थे या आपका पहाड़ काटते थे, उसकी एक अलग असर था, और जो मशीनों से हुआ तो वो किसी के हाथ में थी नहीं, हम समझ भी नहीं पाए। तो दूसरा, शहर की जो कैरिंग कैपेसिटी की बात करें, ब्रिटिश टाइम में शिमला शायद 35,000 या 25,000 था, हम रोक नहीं सकते, अर्बनाइजेशन रुकेगा नहीं। लेकिन हमारी कमी जो रही कि वो सेंसिटिविटी पहाड़ों के लिए, अगर आप देखें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, IITs हैं, कहीं हिमालयन डिवीज़न नहीं है कि उनकी इकोलॉजी के हिसाब से सड़कें कैसे बने। अभी जब ये सड़कें बन रही हैं 4 लेन 6 लेन, ये सारा, और ऊपर से प्रेशर है कि एक दिन में 5 किलोमीटर बनाओ, तो इसमें ना तो प्रकृति का ध्यान है, ना ही एफिशिएंसी का ध्यान है। प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है वो, उसमें फिर भी समय है, उसमें समय लगता है, लेकिन ये तो जो 4 लेन और ये है, ये तो मतलब कितनी तेजी से आप बना रहे हैं वो है उसका बेसिकली। आप अगर इसका स्टडी होना चाहिए हिमाचल में खास करके, कि जो सरपंचों ने सड़कें बनाई हैं वो कितनी टूटी, और जो भारत सरकार में हैवी मशीनरी से बनाई वो कितनी टूटी। दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे इंजीनियर पूरी दुनिया में पढ़ने जाते हैं, हमारे IAS ऑफिसर भी सारे में जाते हैं। मेरा अपना अनुभव जो है, मैं हांगकांग गया हूँ कई बार, और थाईलैंड में गया हूँ, वहाँ वो पहाड़ को काटते नहीं हैं, वो पहाड़ के साथ पिलर खोद के स्टील की आगे सड़क बना देते हैं। पैसे में खर्चा लगभग उतना ही पड़ता है, लेकिन वो पहाड़ से उलझते नहीं, और इसलिए वो डिज़ास्टर नहीं होगा। जब आप प्रकृति के साथ रहेंगे, नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए टू बी विद द नेचर, नॉट टू कंटेस्ट और रादर फिनिश द नेचर, तो वो तो रिएक्ट करेगा, एंड दैट्स रिएक्शन वी आर सीइंग नाउ। एक और हम देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग जो हिमालयन शहरों को लेकर, क्योंकि एक से नहीं है, हिमालय भी है, मतलब कहीं एरिड है, कहीं बहुत ह्यूमिड है, और कहीं अलग तरह से है, लेकिन फिर भी एक जेनरिक सेंस है सब में कि यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स है, जहाँ पर प्लेट मूवमेंट अभी भी चल रही है, और जिसकी वल्नरेबिलिटी बड़ी हाई है, और जो IPCC रिपोर्ट भी बोल रही है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में बढ़ेंगे। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि जैसे अगर हम लिस्ट करें 1 2 3 4 प्रायोरिटी सेट्स जो होने चाहिए, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर और ये सब, तो क्या आप समझते हैं? व्हाट आई एम सेइंग इज माय एक्सपीरियंस इन वाटर सेक्टर। आई हैव बीन हेडिंग वाटर यूटिलिटी इन दिल्ली फॉर 4 years, and it was that time when I would tell every Delhiite that you must all pray for safe Himalayas. तो कनेक्शन हिमालयस का और दिल्ली का बड़ा इंटरेस्टिंग है। Let me tell you, half of India gets water for irrigation and drinking from Ganga and Yamuna and all these Himalayan rivers. 50% of water, agriculture and consumption, whether starting from Sindhu going up to Brahmaputra. So, but plains people, we never sensitize them for importance of Himalaya. That Delhiite has a stake in protecting a tree in Himalaya. That is why IMI for last 10 years been working on giving a compensation in Finance Commission to the Himalayan states for protecting forest. Now you said the issue I think that how architecture, I just want to raise this issue. मतलब अच्छा आपने ये flag किया. The whole question of financial architecture. तो आपने क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन की बात कही, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि किस लेवल पे इसको ले जाने की जरूरत है? एंड ऑफ कोर्स जो दूसरी अभी तक क्या था कि एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था गो बाय पॉपुलेशन. It is in last 10 years with the effort of all the Himalayan chief ministers. In fact, IMI had 3 meetings where all the 7 chief ministers and I must rather say that political leadership is very alive. So we got this, and our allocation in 15th and 16th Finance Commission turned out to be 3 times more. And other thing which you said, how the Himalayas are changing. See the 50 years back when I would come to Shimla, I would see that there was never any dearth of water. Today Shimla is water starved, one.
There was no plastic. Today there is a plastic everywhere. Thirdly, the traffic jams were not there. Now traffic is part of life. So I see first challenge for Himalayan cities and towns is the water. Right from Arunachal to Kashmir you go, water is going to be very critical and population growth will happen. So what to do? First thing is that let us conserve our natural resources, which are the bawdis and springs. And one is happy that in last 10 years, a lot of work has been done in Planning Commission and by Niti Aayog also, mapping all those, and IMI is also working on that. That's one, because traditionally in villages, we had bawdi and it had a forest above. But with climate change, the rains are not persistent, they are not sustainable. So water retention is very less and forests are also degrading. And on top there is a climate, the temperature rise, evaporation is fast. So water is the biggest challenge the hills will face across Himalayas. Second is basically that said fragile mountains. We have to have a very strong relook. After seeing the tragedy in Uttarakhand, we never learned. We are again going for typical technology, and now Himachal. फिर hydropower है. We have to have a pure relook on the construction strategy. Why cut the mountain? If I go to Shimla, it would take 4 hours earlier. Now it takes me 2.5 hours reaching and cities. No, or it may take 2.5 months also. Now it is taking 2.5 months. But even if when the things are good, I reach Shimla in 2.5 hours. Just entering Shimla, but it takes me 2 hours to enter inside. What did I gain? What did I gain? True. And I killed the mountains. So I rather say that we can't have pan-India solutions. We'll have to have different technology, different management systems. We were fortunate enough to have some focus in Niti Aayog, but then they set up the Himalayan Council, but for last 4 years not a single meeting. So I think just to elaborate further, जैसे हम फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है पीपल्स गवर्नेंस आर्किटेक्चर अगर हमने बिल्ड करना हो हिमालय को लेकर, क्योंकि हालांकि बहुत ही वेरीड है, बहुत ही प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, तो क्या आपको लगता है, जैसे एक मुझे याद है आप एडवोकेट कर रहे थे और उसको किस तरह से लाया जा सकता है कि एसेट कंट्रोल विद दी लोकल पीपल, जहाँ आपका चलिए बस का नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस है, इंसान की जान गई तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस है, लेकिन जो विलेज लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे जो एसेट का नुकसान हो रहा है उसको भरपाई कोई पूरी नहीं हो रही है, तो वो आप कैसे देख रहे हैं कि गवर्नेंस का टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप? Now I'll tell you that my experience in Delhi working with municipal administration for long. So we saw 73rd, 74th amendment. Now 73rd amendment is for the village panchayats. Now what is happening gradually that certain services which were exclusively earlier with local bodies like water, sewerage, now the systems are technology driven and panchayats and municipality will never have that money. So these are the functions which are by nature evolving to be the state level functions. So therefore they are losing control on that. So we can't, that the state government will have to. But there are local assets like Pradhan Mantri Yojana, when local culvert is broken or local panchayat building is broken, and of course now schools are also with the state government, we leave that. Purely panchayat, whatever the infrastructure is, they can be mapped, they can be evaluated because they are constructed by the government. There are models in the Western countries, especially in Switzerland, where there is a insurance model. Some funds are coming from the local community through property tax or whatever. Rest is funded by the center or state. We can have a model now, and that is what IMI is thinking of again with all the stakeholders, that we go to Finance Commission, 16th Finance Commission will be set up maybe next year. आने वाला है. तो उसमें होता क्या है कि अगर आपकी हाईवे टूट जाए तो वो नेशनल इशू है, तीसरे दिन पैसा सैंक्शन हो जाएगा. हाँ, हमें दुख इस बात का होता है कि पहले हम 600 करोड़ की हाईवे गलत बनाएं, वो बर्बाद हो, टैक्स पेयर का पैसा हम आप सब टैक्स दे रहे हैं, फिर बड़े खुश हैं कि सरकार ने 600 करोड़ दोबारा तुरंत कर दिया. लेकिन वो मिलिट्री रोड भी नहीं है, गाँव की सड़क किसी की नहीं होती. जब तक मुख्यमंत्री वहाँ विजिट नहीं करेंगे
तो भी वो नोशनल 2 लाख दे के आ जाएंगे, वो स्टेट के पास पैसे नहीं होते। वी नीड टू डेवलप एन इंश्योरेंस मॉडल विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। दे हैव सो मच ऑफ CSR फंडिंग। इट्स नॉट दैट द कॉर्पोरेट्स हिमालय से कुछ नहीं लेते हैं, दे आर नो, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आपने ये पॉइंट आउट किया, क्योंकि मैं आप ही की एक स्टडी को मतलब आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, और ये लास्ट सवाल भी आपसे, क्योंकि पूरे हिमालयन रीजन में आप प्लास्टिक वेस्ट नहीं देखते थे, और अभी मैंने देखा शिमला में बहुत सारी जगह पर जहाँ स्लाइड्स हुए वो पूरा प्लास्टिक भी साथ में उसमें आ रहा है, मतलब वो डंपिंग ग्राउंड्स हो गए हैं, दिखता नहीं है पहाड़ में, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। और आप ही की स्टडी ले पे ये दिखा रही थी कि जो वेस्ट ऑडिट हुआ है, IMI ने जो किया है, उस वेस्ट ऑडिट में जो 10 बिगेस्ट पोल्यूटर्स में से 8 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जिसमें नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन हम समझते हैं, वो पानी को कोई सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि ये अगर इंटीग्रेशन करना है कि आप कंप्लीट बंद कर देंगे, तो कैसे आप देखें? और ये पूरा डिजास्टर, ना वो रिसाइक्लेबल है, ना वो बायोडिग्रेडेबल है, और ना उसकी कोई वेस्ट वैल्यू है कि वो वापस मतलब पूरे। इसमें 2 इश्यूज हैं जी। सरकार में क्या होता है कि आप कानून बना लीजिए, अब वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR बना दिया, कानून बन गया, बन जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी उनको चार्ज करेगी, लेकिन उस पैसे लेने की विधि और कितना, और क्या वो म्यूनिसिपैलिटी और हमारी पंचायतें, अगर आपको मैं एक और प्रश्न की तरफ ले जा रहा हूँ कि हम म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत को पैसा सड़क बनाने को तो देते हैं, मेंटेनेंस को नहीं देते। वो भारत सरकार में एक बीमारी है कि प्लान में हज़ारों खर्च कर दो, मेंटेनेंस में 1 पैसा नहीं देना। पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरी होता है, LDC, उसके साथ कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में जो प्लास्टिक का इशू है या दूसरे सीवर के इशू है, क्योंकि गांव-गांव में अब गेस्ट हाउस बन रहे हैं, टूरिस्ट जा रहा है, तो विलेजेस नीड एनवायरमेंटल सर्विसेज। I personally, and we are also working in IMI to work on village and block level environmental services governance system. IRDP सक्सेसफुल हुआ, पंचायत ने किया उसमें, लेकिन आज हमें ज़रूरत है कि ब्लॉक लेवल पे कोई एनवायरमेंट सर्विसेज का क्या स्ट्रक्चर देखते हैं आप? किस तरह से? मैं उसमें ये देखता हूँ कि जैसे गांव में प्लास्टिक आया, आपने कहा वहाँ तो कबाड़ी भी नहीं है। दिल्ली में हम बड़े खुशकिस्मत है कि सबसे बड़े एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो मिनिस्ट्री में नहीं बैठते, वो कबाड़ी है। और मैं जब MCD देखता था तो मैं उनके साथ 2 महीने में एक बार जरूर मीटिंग करता था कि भाई आपके कारण हम जो है स्वस्थ हैं, क्योंकि वो एनवायरमेंटलिस्ट से रिसाइकिल कर, पहाड़ों में नहीं पॉसिबल। तो मैं गवर्नेंस सिस्टम ये देखता हूँ, जब हम IRDP में एक डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी होती थी, तो क्या हम डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट सर्विस एजेंसी नहीं बना सकते? स्वच्छ भारत में इतने पैसे आ रहे हैं, EPR में पैसा सेंटर से आएगा, स्टेट से आएगा, फाइनेंस कमीशन ग्रांट आ सकती है, तो ब्लॉक एनवायरमेंट सर्विसेज होगी, तो ब्लॉक में हमारे पास उसमें टेक्निकल मैन पावर चाहिए। वी नीड एनवायरमेंटलिस्ट इन द ब्लॉक। Will finance commission give that? Unless you give, it doesn't work. There is only one person sensitized on environment in the villages, is at block level or is a DFO, IFS officer, but then he has many other things. I would need is waste expert, not of the highest level, or sewer expert, garbage expert, water conservation expert in the block. Why can't we have a block level? पूरे nomenclature में block सबसे important ब्लॉक एनवायरनमेंट एजेंसी हो, उसको जो टेक्निकल सपोर्ट है वो DFO दे देंगे। वहाँ हमारे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर ऑल BSc MSc इन जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री। वी आर नॉट यूजिंग दैम टुडे। दे आर यूज्ड ओनली के भाई जंगल कट रहा है तो केस दर्ज कर दो, आग लग गई तो क्या करना है, आग लग गई क्या कर लिया, उसको प्लास्टिक में नहीं यूज कर सकते। सो ये हम लोग मॉडल चाहते हैं कि 16 फाइनेंस कमीशन में आए, वरना एक सरपंच और उसका बेचारा एक वो बाबू, उससे एनवायरनमेंट नहीं बच सकता। चलिए रमेश जी, थैंक यू सो मच। लेकिन लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये होना चाहिए, मतलब हम देख रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो आपने जैसे कुछ कहा कि बिल्डिंग टाइपोलॉजीज़ है, हिमालय को पूरा रीशेप करने की ज़रूरत है, तो अगर लास्ट मिनट में आप समझते हैं कि हिमालय और हिमालय शहरों को लेकर, जैसे हमने देखा ग्लोबल नॉर्थ की एक अंडरस्टैंडिंग है, यूटिलिटी के हिसाब से देख रहे हैं, हिमालय को किस दिशा से, किस नज़र से देखा जाना चाहिए ताकि वो टिकाऊ हो, वहाँ के लोग अच्छी तरह जी सकें? नहीं, उसमें एक सस्टेनेबिलिटी की सभी बात करते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी किस तरह की?
मैं ये चाहूँगा कि एक बार हम अगले 10 साल तक ये सोचें कि हम 10 साल सस्टेनेबिलिटी में लगाएंगे, प्रॉफिट और ग्रोथ से थोड़ा दूर रहेंगे। ओके, नंबर 1, 10 ईयर एजेंडा। लेट अस हैव, अवलोकन करना ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्शन। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट में भी और सरकार में भी वहाँ जो बात होगी कि हाँ लगा देते हैं, भारत सरकार कहेगी कि हमारी संस्था से करा दो। मैं ये चाहूँगा कि जो हर स्टेट लगाए उसमें सिविल सोसाइटी से जो जुड़े लोग हैं वो हों, पंचायत के लोग हों, और वो एनजीओज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हों who are not driven under any dictate. ओके, So we need a very pure, neutral kind of assessment, robust, participation of locals. We have in Himachal now a millet man, Mr. Sharma. जी 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 Why couldn't he be there? जी जी जी। There would be many more like that. जी, जी। So we have to involve that. Thank you, Urmesh ji. It was really Thank you, wonderful Tikender talking to you. ji. I feel happy to share my views. Thank you so much. Thank you. एंड आई थिंक ये एक शुरुआत जो हम लोग अभी हिमालय और हिमालय शहरों की है, इस डिस्कशन को हम और भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हिमालय बहुत वास्ट है, इसकी मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी जो कंट्रीब्यूशन खासकर एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर या इंडियन स्टेट में बहुत ज़्यादा रही है। हम डेफिनेटली इस पर और डिस्कशन में आगे जाएंगे, खासकर शहरों को भी लेकर। अभी सिटी सेंस में हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू।